रख सकें। ठीक है। अजीब से लग रही हो, टच हो रही है। नमस्कार विद्यार्थियों, काव्या क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी, बताइएगा क्या हाल चाल है। सर में क्वालिफाई हो गया एमपी टेट पात्रता में। शुभकामनाएं सभी को। क्वालिफाई सभी हो गए हैं, लगभग सभी विद्यार्थी। आज पूरे दिन में उनसे बातचीत कर रहा हूं, उनकी खुशियों में शामिल हो रहा हूं और पूरे दिन उनके साथ हूँ। आज रविवार का दिन, पूरे दिन बहुत ही आह्लादित। और एक विद्यार्थी सफल होता है तो उसे कितनी खुशी होती है, और उसके साथ साथ उसके साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं उनको कितनी ज्यादा खुशी होती है। आज पूरी तरह से मैंने उसका आनंद लिया है। आज रविवार का दिन था और मैं उसी कार्य में लगा हुआ था। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। नमस्ते सर, आज तो मजा आ गया आपकी क्लास का रिजल्ट देखकर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मेरे विद्यार्थियों सभी को है, क्योंकि जिन्होंने एक मेरी बातों को आत्मसात करके उसे सफलता में बदल दिया है। लेकिन विद्यार्थियों, अभी आपको पता है कि अभी तो आप फाइनल मैच में गए हो, सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है, अभी फाइनल बाकी है। तो हिंदी साहित्य आत्म परिचय की बात करें हरिवंश राय बच्चन की, और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारा 15 को एग्जाम है। 15 को एग्जाम है तो क्या करें भाई कि जिससे कि काफी अच्छा हो सके, उसके लिए मैं आगे बात करूंगा। कल आप मेरे से जुड़िएगा कि 15 तारीख वाले बच्चे, 15 मई को जिनका पेपर है, वह कल आपको टेलीग्राम पर उसकी सूचना मिल जाएगी। आप अपन उस पर कल बात करेंगे। आज अपन मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक मुख्य परीक्षा का काव्य शास्त्र काव्य का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, पद्य खंड का, और उस पर यहां पर अपन एक व्यापक बात करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, पुनः सभी का मैं अभिवादन करता हूं। चलिए, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की है, और हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो यहां पर चलिए, और सभी विद्यार्थी सर आपके मार्गदर्शन से मेरे 112 नंबर आए हैं। हाँ, सभी सभी अपनी भावना लिख भेजिएगा, फिर अपन सीधा बात करेंगे वर्ग एक के विषय के बारे में। नंबर आपके जबरदस्त आए हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी तो कह रहे थे कि सर जितने भी अधिकतर सेंटर थे वहां पर अपने ही विद्यार्थियों का बोलबाला रहा है। 123, 125, अधिकतर नंबर 110 से 123, 24 के बीच में रहे हैं विद्यार्थियों के। चलिए विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं आज हरिवंश राय बच्चन की। इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं सर हरिवंश राय बच्चन। अब विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, वर्ग एक चयन भर्ती परीक्षा वाले विद्यार्थियों से मैं बातचीत कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन का जो पाठ अपने इसमें लगा है, हरिवंश राय बच्चन का जो पाठ अपने इसमें लगा है पाठ्यक्रम में,
उसमें आपको सबसे पहले उस कवि का परिचय पढ़ना चाहिए। परिचय आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और परिचय में आप देख लीजिएगा कि 1907 में हिंदी साहित्य की 3 शख्सियत का जन्म होता है। इनका जन्म आपको पता है सन 1907 में कहाँ पर हुआ? सर इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। तो 1907 में जन्म किन किन का हुआ वह आप ध्यान रखिएगा। 1907 में जन्म की बात करें तो 1907 में ही जन्म होता है सर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। फर्रुखाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हुआ। होली के दिन हुआ। एक और महान हस्ती हिंदी साहित्य के 1907 में जन्म हुआ, उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया उत्तर प्रदेश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी 1907 में। तो 3 हिंदी साहित्य की महान शख्सियत जो अपना बोलबाला रखती है हिंदी साहित्य में, हरिवंश राय बच्चन है। 1907 में जन्म हुआ, 1907 में महादेव वर्मा का फर्रुखाबाद में, और 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। 1 मिनट विद्यार्थियों, चलिए माफी चाहता हूं थोड़ा व्यवधान के लिए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां से थोड़ा इनको मिटा देता हूं पुनः, क्योंकि अपन हरिवंश राय बच्चन को पढ़ रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको याद रखना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन, आप ध्यान रखिएगा कि हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? सर हरिवंश राय बच्चन हैं। हालावाद में भी मैं की प्रधानता देखने को मिलती है। और आपको पता है कि छायावाद के समानांतर या छायावाद के बाद एक काव्य धारा अपन को देखने को मिलती है, हालावाद। हालावाद से तात्पर्य क्या है? सर हालावाद से तात्पर्य क्या है? तो हालावाद से तात्पर्य बच्चों प्रेम व मस्ती का काव्य। प्रेम व मस्ती का काव्य। कोई भी गद्य पद्य खंड यदि आपकी पाठ्य पुस्तक में लगा है, आपके पाठ्यक्रम में लगा है, तो उसका उद्देश्य आपको कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले कवि परिचय आपको पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से। प्रेम व मस्ती का काव्य हालावाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य में मधु काव्य के जनक है। हिंदी साहित्य में मधु काव्य के जनक कौन है? मधु काव्य के जनक कौन है? सर मधु काव्य के जनक तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है मधु काव्य के जनक। और आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान रखिएगा, इन्हें हिंदी का बायरन कहा जाता है। इन्हें हिंदी का क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी का बायरन कहा जाता है। बायरन अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हाँ, शुक्रिया। इन्हें हिंदी का बायरन कहा जाता है। बायरन, ध्यान रखिएगा, बायरन अंग्रेजी भाषा के महान कवि रहे हैं। बायरन भी प्रेम और मस्ती के कवि रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बायरन भी किसके कवि रहे हैं? बायरन भी प्रेम व मस्ती के कवि रहे हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आपको पता होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं भी हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि बायरन की, देख किसको पता है बताइएगा, बायरन की कविताओं का, बायरन की कविताओं का बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद, बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद सीलन का बंदी नाम से किसने किया? बताइएगा। बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद सीलन का बंदी नाम से किसने किया? बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद सीलन का बंदी नाम से किसने किया? कौन उत्तर देगा इसका, यदि आपको पता हो तो?
बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद, क्योंकि बायरन किस भाषा के कवि हैं सर? अंग्रेजी भाषा के हैं। किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं। बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद श्रीलंका बंदी नाम से करने वाले हैं ठाकुर ठाकुर जगन मोहन सिंह। ठाकुर जगन मोहन सिंह। ठाकुर जगन मोहन सिंह सर किस युग के कवि हैं? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं। और सभी को नमस्कार, पुनः मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। अपनी जो कक्षाएं चल रही है वर्ग एक चयन भर्ती परीक्षा को लेकर के चल रही है, और किस तरह से पाठ्य पुस्तक को कवर करना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। तो बायरन की अब देखो दोनों में अंतर है। बायरन की कविताओं का हिंदी अनुवाद तो श्रीलंका बंदी नाम से ठाकुर जगनमोहन सिंह ने किया, लेकिन हिंदी के बायरन उन्हें नहीं कहा जाता है। हिंदी के बायरन किसको कहा जाता है? हिंदी के बायरन कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। बायरन प्रेम और मस्ती के कवि हैं, तो बताइएगा हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन भी किसके कवि हैं? प्रेम व मस्ती के कवि हैं। मूल पाठ पर तो अभी अपन आते हैं विद्यार्थियों, पहले आप यह समझ लीजिएगा एक एक बात को क्या है। फिर आपको विशेष याद रखना है इनकी रचनाएं, और हिंदी साहित्य जगत में इनकी आत्मकथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो एक ध्यान रखिएगा। गुरुजी राधे राधे, 110 नंबर आए, शुभकामनाएं। फिर आपको ध्यान रखना यहां पर कि इनकी आत्मकथा हिंदी साहित्य जगत की, हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा है। हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा है। सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा है। कितने खंडों में प्रकाशित हुई? दो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। 4 खंडों में प्रकाशित हुई। 4 खंडों में प्रकाशित हुई। ध्यान रखना क्रम पूछा जाएगा, चारों ही खंडों का क्रम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो आपको याद करना है ट्रिक। यदि आप याद करना चाहो तो ऐसे याद रखोगे, क्या फिर से दूर तक जाओगे? क्या फिर से दूर तक जाओगे? क्या फिर से दूर तक जाओगे? ऐसे आप इनकी आत्मकथा के 4 खंडों को याद कर सकते हो। यहां पर देखिएगा कि क्या से क्या हो जाएगा सर? क्या से हो गया क्या भूलूं, क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं, एक तो यह हो गया। क्या भूलूं क्या याद करूं, हाँ 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं कब? सर 1969 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1969 में। तो क्या से यह हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है फिर से, तो नीड का निर्माण फिर से। ध्यान रखना नीड का निर्माण फिर से, नीड का निर्माण फिर से। और आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन की शादी 19 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और 14 वर्ष की श्यामा बच्चन के साथ इनकी शादी हो गई थी। फिर इनकी प्रथम पत्नी स्वर्ग सिधार जाती है। उसके बाद ये 5 वर्ष बाद पुनः एक पंजाबन से शादी करते हैं, और तब लिखते हैं नीड का निर्माण फिर से, यानी घोंसले को फिर से सजाने जा रहे हैं। नमस्कार। नीड का निर्माण फिर से कब प्रकाशित हुई? सर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे अपन बात करें, यहां दूर से क्या हो जाएगा? सर बसेरे से दूर। क्या हो जाएगा? बसेरे से दूर। और बसेरे से दूर का प्रकाशन कब है? 1977 ईस्वी में। क्रम पूछा जा सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है वर्ग एक चयन भर्ती परीक्षा में क्रम आपसे, आप कुछ भी रचनाएं पढ़ रहे हो, क्रम पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सी रचनाएं हैं। फिर तक से क्या है? 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक।
10 द्वार से सोपान तक। और इसका प्रकाशन कब होता है सर? 1985 ईस्वी में होता है। कब होता है सर? 1985 ईस्वी में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों, आ गई क्या बताइएगा? इतनी बात आपके समझ में आ गई है क्या बताइए विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह, इंपोर्टेंट है, इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह, इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है? इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला है। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह क्या है? मधुशाला है, जो 1935 में, जो 1935 में प्रकाशित हुआ, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना है, इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला है जो 1935 में प्रकाशित हुआ, 1935 में प्रकाशित हुआ। और यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखना है, यहां से आप नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? एक पंक्ति पूछी जाती है, यदि आपने सुना हो कि बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। हाँ हाँ, मधु काव्य का जनक कहा जाता है ना? बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। कल मैंने एक टाइम निश्चित किया है, वर्ग 2 के विद्यार्थियों से बात की जाएगी और आगे 15 तारीख की क्या प्लानिंग रहेगी उनकी, उस पर बात की जाएगी। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला है जो 1935 में प्रकाशित हुआ, 1935 में प्रकाशित हुआ। और बताइएगा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो ध्यान रखना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सर 1968 ईस्वी में मिला है, 1968 ईस्वी में मिला है। दो चट्टाने काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला है। इसके बाद में मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण। लेकिन आप मुझे बताइएगा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आत्म परिचय आज अपन पढ़ेंगे, आत्म परिचय को पढ़ेंगे। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की कौन से काव्य संग्रह से लिया गया गीत है? बताइएगा। आत्म परिचय आज अपन पढ़ने वाले हैं, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया गीत है? ये आप मुझे बताइएगा। न्यू बैच प्रारंभ है भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन, और 1 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, कक्षाएं चालू है इसमें। आगे इसमें नोट कर लेना है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। इनके काव्य संग्रह आपको याद रखना है, इन्होंने आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर के, सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर के खादी के फूल लिखी है। क्या लिखी है? खादी के फूल लिखी है। इसको भी आपको नोट करना है। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर के, इन्होंने से तात्पर्य हरिवंश राय बच्चन ने, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर कौन सी रचना लिखी है? तो ध्यान रखना है, खादी के फूल, खादी के फूल रचना लिखी है सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर के। और फिर आप ध्यान रखना, इनकी एक गद्य रचना भी है, हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचना देखिएगा। गद्य रचना का नाम क्या है सर? गद्य रचना का नाम है कवियों का सौम्य संत पंत। गद्य रचना का नाम है कवियों का सौम्य संत, कवियों का सौम्य संत पंत। तो कवियों का सौम्य संत पंत इनकी गद्य रचना है। अब बात करते हैं इनके काव्य संग्रह की।
अब बात करते हैं इनके काव्य संग्रह की। काव्य संग्रह की बात करें तो पहला काव्य संग्रह है मधुशाला, 1935 आपको सन याद रखना है, काव्य संग्रह है। और काव्य संग्रह में बात करें, पाठ को प्रारंभ करने से पहले ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, उत्तर आया है, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, शाबाश 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 विद्यार्थियों। प्रगति जी कह रही है मधुशाला मधुबाला, हाँ बिल्कुल। नूपुर अग्रवाल जी कह रहे हैं निशा निमंत्रण, शाबाश। मैंने जो प्रश्न किया था कि आत्म परिचय किसमें संग्रह किससे लिया गया है, तो उत्तर दे दिया है आपने, निशा निमंत्रण। तो इनकी रचनाओं की बात करें अपन, मधुशाला मधुबाला, मधुशाला अलग अलग रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, फिर याद रखना है निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। आगे अपन बात करना चाहें यहां पर, तो आगे कुछ रचनाएं और आपको ध्यान रखना है। निशा निमंत्रण के बाद बात करें एकांत संगीत, एकांत संगीत, एकांत संगीत, याद रखना है आकुल अंतर, आकुल अंतर। आकुल अंतर के बाद आपको याद रखना है मिलन यामिनी, मिलन यामिनी। और मिलन यामिनी के बाद आपको याद रखना है सतरंगिनी, सतरंगिनी, सतरंगिनी याद करना है। इसके बाद इनकी रचनाओं में अपन बात करें, हाँ हाँ अपलोड कर देंगे उसको। आरती और अंगारे नए पुराने झरोके, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे। फिर आपको ध्यान रखना है नए पुराने झरोके, नए पुराने झरोके, नए पुराने झरोके। और इनकी रचनाओं को भी याद करना चाहो तो टूटी फूटी कड़ियां हैं, प्रणय पत्रिका है, सूत की माला है। टूटी फूटी कड़ियां, टूटी फूटी कड़ियां सर, और कौन सी है, और ध्यान रखना है सूत की माला, सूत की माला। इन्होंने आपको पता है प्रवासी की डायरी भी लिखी है, क्या लिखी है, 12वीं की किताब में काव्य संग्रह अलग दिए हैं सर जी। देखो इन चीजों को अपन वैसे वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन जब भी आप यदि किसी पुस्तक में से पढ़ रहे हो तो इनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ रचनाएं आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। सूत की माला है, प्रवासी की डायरी भी इन्होंने लिखी है, और शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी हरिवंश राय बच्चन ने किया है। तो एक रचना आप ध्यान रखिएगा, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी एक यह रचना है। शेक्सपियर की रचनाओं का भी हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, आपको पता है, जैसे शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदी अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया है। मेघनेत है, ओथेलो है, हेमलेट है, मेघनेत, ओथेलो, ओथेलो, और फिर आपको ध्यान रखना है हेमलेट। यह किनकी रचनाओं का अनुवाद है, तो ध्यान रखिएगा यह शेक्सपियर की रचनाओं का, शेक्सपियर की रचनाओं का क्या है, रचनाओं का हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी अनुवाद है। तो ये अपन ने इनका जो काव्य संसार यहां पर देख चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई है क्या, इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या विद्यार्थियों? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बैच स्टार्ट है, यदि आप ज्वाइन करना चाहो स्वरुचि के आधार पर। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन, और आत्म परिचय में इंपॉर्टेंट
इतना जो लिखा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसको मैं अब लिखने जा रहा हूं, और उसको आप अच्छी तरह नोट करिएगा कि क्या है सर इतनी इंपॉर्टेंट लाइन। तो वह लाइन है, आत्म परिचय, आत्म परिचय आत्म परिचय निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह का, काव्य संग्रह का एक गीत है, एक गीत है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है अंतिम पंक्ति के साथ फिर अपन यहां से शुरुआत करते हैं, मूल पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रिया जी कह रहे हैं हेलो सर, वर्ग 2 में मेरे 105 नंबर आए, थैंक यू, वेलकम। हालावाद का समय कब से कब है सर, राम कुमार यादव जी पूछ रहे हैं। हालावाद अपन देखें विद्यार्थियों तो यह छायावाद के समानांतर ही चलता है, छायावाद के समानांतर ही चलता है, या छायावाद के बाद तक अपन इसको ले सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, हाँ हाँ बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन जो विद्यार्थी जैसे आप तो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हो, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको लिख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। फिर लिखिएगा इनकी मधुशाला पर, ध्यान रखिएगा इनकी, हरिवंश राय बच्चन की इनकी मधुशाला रचना पर, मधुशाला रचना पर, रचना पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है, रचना पर उमर, उमर खय्याम, उमर खय्याम की, उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है, रुबाइयों का प्रभाव है, प्रभाव है। चलिए अब आते हैं मूल पाठ की ओर, लेकिन ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रश्न। आत्म परिचय कहां से लिया गया है, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह का एक गीत उसमें से लिया गया है। इनकी मधुशाला रचना पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जाता है, उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जाता है। अब बात करते हैं मूल विषय वस्तु की, और मूल विषय वस्तु में चलते हैं विद्यार्थियों, और शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है अपना मूल उसके। देखो, आत्म परिचय, आत्म परिचय, आत्म परिचय से तात्पर्य क्या है, आत्मा का परिचय। अरे देखिएगा इसमें क्या बताया है, उमर खय्याम क्या है कि जैसे यह उर्दू के कवि हैं, और इनका जो रुबाइयाँ छंद है, जैसे गजल छंद, गजल है, रुबाइयाँ हैं, जैसे अमीर खुसरो भी लिखते हैं, तो रुबाइयाँ क्या है, नीलेश राठौर जी कह रहे हैं ये छंद का नाम है, ये छंद का नाम है रुबाइयाँ। आगे देखिएगा जैसे आत्म परिचय, आत्म परिचय कवि में हरिवंश राय बच्चन यह बताना चाहते हैं, आत्म परिचय जो गीत है इसमें हरिवंश राय बच्चन यह प्रतिपादित करते हैं कि दुनिया को जानना तो आसान है, दुनिया को जानना तो आसान है, लेकिन खुद को जानना उससे भी ज्यादा कठिन है, खुद को जानना उससे भी ज्यादा कठिन है, यह इसमें प्रतिपादित किया गया है। इसका मूल भाव क्या है और कैसे कैसे यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर अपन एक सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए इसका अध्ययन करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, ये प्रारंभ है आज की कक्षा का पाठ। कक्षा अपना पाठ क्या है, आत्म परिचय, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से।
पढ़ दिया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन? हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती का काव्य लिखते हैं और कह रहे हैं, पहली पंक्ति आ गई है आत्म परिचय गीत की, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। अब यहां पर जो प्रश्न बनेगा, मैं कौन? स्वयं हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो यहां पर आपसे यदि पूछा जाए कि क्या पूछा जाए सर, जग जीवन, तो यहां पर हो जाएगा जग रूपी जीवन। क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा जग रूपी जीवन। और रूपक अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है, तो बताइए यहां पर अलंकार कौन सा हो गया? सर रूपक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब जैसे वीणा के तारों को किसी ने छेड़ दिया हो, वीणा के तारों को किसी ने छेड़ दिया हो। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो यहां पर भी आप यदि इस पंक्ति को देकर के पूछा जाए कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सांसों रूपी दो तार, सांसों रूपी दो तार। तो बताइएगा यहां भी अलंकार कौन सा हो गया? सर रूपक अलंकार हो गया। क्या अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। इन प्रथम चार पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन अपना परिचय देते हैं। क्या देते हैं? अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जीवन में किसी प्रियतम ने, किसी मेरे प्रिय व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया है। हाँ हाँ जगबान सिंह जी, शुभकामनाएं आपको, ध्यान दीजिएगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूं। क्यों? लेकिन मेरे जो जीवन है वह मुझे भार स्वरूप लग रहा है, क्योंकि यह जो संसार है, यह संसार अपनी ही बात करता है, यह संसार स्वार्थ की बात करता है, लेकिन मैं तो खुद की ही बात करता हूं, मैं तो मेरे मन के भावों की बात करता हूं, मैं तो मेरे मन के अनुसार चलता हूं। और किसी प्रियतम ने मुझको छोड़ दिया है, इसीलिए यह संसार मुझे भार रूप में लगने लगा है, यह संसार मुझे भार रूप में लगने लगा है। फिर भी माना कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे ऊपर उठ करके फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी मैं प्रेम स्नेह की बात करता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, किसी प्रियतम ने कर दिया किसी ने झंकृत, मेरे जो प्रेम को किसी प्रियतम ने छू करके झंकृत कर दिया है, फिर भी मैं सांसों के दो तार लिए घूम रहा हूं, सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। ये पहली चीज आपको समझ में आई है क्या? रूपक अलंकार में लिखा जाऊंगा जहां जहां अलंकार होंगे, क्योंकि अलंकार यहां से पाठों से पूछा जाना है, काव्य देने का यही उचित तात्पर्य है। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। किसी प्रियतम ने मेरे कोमल हृदय को छू करके झंकृत कर दिया है, फिर भी मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। जी सर, आगे बढ़िएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि संसार को जानना तो आसान है, लेकिन खुद को जानना आत्म परिचय पाठ का नाम है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आत्मकथ्य आ जाए तो बताइएगा आत्मकथ्य कौन लिखते हैं? सर आत्मकथ्य तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? सर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
ये आत्मकथ्य लिखते हैं। हरिवंश राय बच्चन क्या लिखते हैं? हरिवंश राय बच्चन सर आत्म परिचय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आत्म परिचय लिखते हैं। आगे देखिएगा, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूं, गान किया करता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं, मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं। कौन सी मदिरा का पान करते हैं? कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। सुरा यानी क्या है? शराब, और सुर यानी देवता, है ना। सुरा यानी क्या है? शराब। और हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि पिया नहीं तो जिया क्या, पिया नहीं तो जिया क्या। बंदा खुद पीता नहीं था, लेकिन रचनाओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पिया नहीं तो जिया क्या, है ना। बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। फिर क्या कह रहे हैं? मैं इसने सुरा का पान किया करता हूं, मैं तो प्रेम रूपी मधुरा का पान करता हूं। तो बताइएगा अलंकार यहां भी कौन सा है? सर्वरूपक अलंकार है। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किए करता हूं। तो पीना हो तो ऐसी मदिरा पीजिएगा जिसका नशा आजीवन रहे। आप नौकरी रूपी मदिरा का पान करना है ना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ी फिर सुबह उतर जाएगी। और अपनी नौकरी में ऐसा रति लगा ले, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो नशा करना है तो वैसा कीजिएगा जो आजीवन रहे। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूं। पहली लाइन का भावार्थ क्या हो जाएगा? पहली लाइन का भावार्थ में कवि कहता है कि मैं इसने रूपी मदिरा का पान करता हूं, मैं कभी न, और मैं कभी इस संसार की नहीं सोचता हूं, मैं कभी इस जग की, इस संसार की नहीं सोचता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि ये संसार तो उनको पूछता है, उनको सराहता है जो संसार के अनुसार चलता है, जो संसार के अनुसार चलता है, यह संसार तो उनको पूछता है। मैं अपने मन का गान किए करता हूं, मैं तो अपने भावों के अनुरूप ही प्रेम और मस्ती का गान गाते हुए मेरे अनुरूप चलता हूं, इस संसार के अनुरूप नहीं चलता हूं। बात समझ में आ गई क्या विद्यार्थियों? इतना भावार्थ समझ में आ गया है क्या? कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं और मैं संसार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूं, क्योंकि ये संसार तो उनकी गाता है, उनको पूछता है, जो उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, है ना, उनके अनुसार चलता है, उसको सराहते हैं। मैं तो अपने मन के भावों के अनुसार ही चलता हूं और एक नए संसार की कल्पना करता हूं। देखो, मैं की बात यहां भी है, और मैं कहां पर देखने को मिलता है? सर, मैं छायावाद में भी देखने को मिलता है, मैं की प्रधानता। छायावाद कल्पना का साम्राज्य है, लेकिन यहां तो प्रेम और मस्ती का काव्य है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज उर यानी क्या होता है? हृदय। हृदय के उद्गार, उद्गार क्या है? मन के भाव। उद्गार क्या है? मन के भाव लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार यानी भेंट। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं तो अपने भावों के, अपने मन के भावों को ही लेकर के फिरता हूं, मैं संसार के अनुसार नहीं चलता हूं, और उन्हें ही सच्चा उपहार समझ करके मैं इस पूरे वातावरण को, इस समाज को, उन भावों को भेंट करता हूं, अर्थात प्रेम और मस्ती का काव्य उन्हें मैं सुनाता हूं।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं स्वयं मेरे द्वारा बनाए हुए भावों को, उद्गार यानी क्या है, मन के भावों को लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। अरे ये संसार है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अरे ये संसार तो क्या है, अपूर्ण है। ये संसार तो ऐसा है, संसार से यहाँ विरक्ति को बताया जा रहा है, यह अपूर्ण, ये संसार तो क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि कवि को उसकी प्रेयसी का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। कवि का जो प्रेम है वो अधूरा रह गया है, इसलिए वो लिखते हैं कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं तो मेरे कल्पना से जो मैंने सपने संजोए हैं, मैं तो उन्हीं संसार को मैं खुद ही बनाता हूं और उसको ही मैं मेरे साथ लेकर के चलता हूं, ऐसा हरिवंश राय बच्चन कहते हैं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, तो यहां भी हो जाएगा स्वप्नों रूपी संसार, रूपक अलंकार हो गया। अब आप देख लीजिएगा ये संसार कैसा है, अपूर्ण है। अरे मनुष्य भी अपूर्ण ही है। यदि आप मोहन राकेश का आधे अधूरा नाटक पढ़ोगे, आधे अधूरे, तो वहां पता चल जाएगा कि मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, रहना उसे अपूर्ण ही है ना। ऐसी बात यहां पर कौन कर रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। तो ध्यान रखिएगा, पंक्ति देके भी पूछी जा सकती है कि यह पंक्तियां किस काव्य से ली गई है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, कवि कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम की वेदना में जला, मेरे अंदर प्रेम की क्या है, मेरे अंदर प्रेम की वेदना है, और प्रेम की वेदना के ताप में मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, और मैं उसी ताप से खुद तपता हूं। कवि कह रहे हैं मैं जला हृदय में, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, भव यानी क्या है, संसार, संसार रूपी सागर, सॉरी हाँ, जग यानी संसार, भव यानी सागर से बेड़ा पार करने के लिए क्या बनाता है, नाव बनाता है, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं। जी नमस्कार, नमस्कार। कवि कहते हैं कि संसार तो कैसा सागर है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार तो विपदाओं का सागर है, संसार तो, संसार तो विपदाओं का सागर है, संसार तो विपदाओं का सागर है, संसार तो विपदाओं का सागर है, और इस विपदाओं के सागर से मैं पार पाने के लिए मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं, यानी मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। कहने का तात्पर्य कि ये संसार रूपी जो दुख रूपी मौजें हैं, इनमें भी मैं मस्त दीवानगी के रूप में बहा करता हूं। तो ध्यान रखना कि कवि यहाँ अपनी प्रेम की वेदना को पाले हुए है, और प्रेम की वेदना में वह अग्नि की तरह अंदर ही अंदर जला जा रहा है, और उस वेदना से वह खुद को तपा रहा है, और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करते हैं। ना किंचित सुख चाहिए, यानी सुख दुख की आंख मिचोली में यहाँ वो जीवन परिपूर्ण करते हैं। फिर कहते हैं कि ये संसार, ये जो संसार अपूर्ण है, यह इस संसार सागर से पार पाने के लिए नाव बनाता है, लेकिन मैं तो उसी नाव की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उस भव मौजों में, वो जो विपदाओं की जो मौजें हैं, यानी जो लहरें हैं, जो उतार चढ़ाव है, उस पे मैं तो मस्त बहा करता हूं, आनंद के साथ बहा करता हूं। इसमें अलंकार भी बता दीजिए, अलंकार बता रहा हूं ना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं,
जग भवसागर तरने को नाव बनाए, तो भवसागर यहां पर हो गया संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार हो गया। संसार रूपी सागर, यहां पर रूपक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। मैं बहु मौजों में मस्त बहा करता हूं। अरे मुझे इस संसार को पार करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो सुख दुख की आंख मिचोली चल रही है ना, इसमें मुझे प्रेम और मस्ती के साथ, आनंद के साथ पार पाना है। आगे देखिएगा, प्रश्न भी है इसमें। यदि आप पूरे प्रश्न सही कर पाए या फिर लगभग लगभग प्रश्न आपको आने लग गए तो समझ लीजिएगा पाठ आपको पूरा समझ में आ गया। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ये बात है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं कि मैं यौवन यानी जवानी में, यानी पागलपन की अवस्था में, जवानी का मतलब क्या है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद, उन्माद का तात्पर्य यहां पर पागलपन की अवस्था, पागलपन की अवस्था, ध्यान रखना, पागलपन की अवस्था। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। देखो यहां तो आनंद है, जवानी का आनंद है, लेकिन किसी प्रियतम द्वारा छोड़ देने के कारण उन्मादों में क्या गया? अवसाद आ गया। उन्मादों में अवसाद यानी क्या आ गया? दुख आ गया। मेरे अंदर उन्माद है, प्रेम की तरंग है। नहीं नहीं, शांत रस नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा, इसमें माधुर्य गुण है, ध्यान रखिएगा। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम की सनक है, पागलपन है, जवानी का नशा है, लेकिन किसी प्रियतम द्वारा मुझे छोड़ देने के कारण उन उन्मादों में अवसाद आ गया है, मैं दुख लिए फिरता हूं। और मैं देखो मेरा व्यक्तित्व कैसा हो गया कि जब कोई संसार मुझे देखता है तो मुझे बाहर से तो हंसता हुआ देखता है, मुझे बाहर से तो हंसता हुआ देखता है, लेकिन मैं अंदर प्रेम की वेदना में अंदर ही अंदर रोता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और ऐसी स्थिति मेरी क्यों हो गई है? ऐसी स्थिति मेरी इसलिए हो गई है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मेरी स्थिति ऐसी किस लिए हो गई है? मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं कि मैंने मेरे प्रियतम की याद को इस तरह संजो के रख रखा है, इस तरह से संजो करके रख रखा है कि तो जिससे मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि बाहर से तो मैं हंसता हुआ दिखता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता हूं। क्यों? कारण क्या है? कवि की स्थिति ऐसी हो गई कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। ऐसी स्थिति होने का कारण क्या है? कवि किसी की याद लिए फिरता है, कवि किसी की याद लिए फिरता है। आगे देखिएगा, कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने जाना। इस संसार में, इस संसार को जानने का प्रयास करके बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको जानने की कोशिश की, लेकिन इस संसार को कोई जान नहीं पाया। मैं कर यत्न, यत्न यानी क्या है? प्रयास। यत्न यानी क्या है? प्रयास। कि इस संसार को जानने के बहुत सारे व्यक्तियों ने प्रयास किया, लेकिन कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। अरे इस संसार में तो हर कोई नादानी कर रहा है, किसी को जहां भी थोड़ा बहुत दाना खाने को मिल जाए, जहां कहीं भी अपना स्वार्थ पूरा करने को मिल जाए, वहां यह संसार अपनी नादानी कर बैठता है। नादान, नादान वही है हाय जहां पर दाना। जहां भी किसी को स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ मिल जाए तो यहाँ के व्यक्ति, इस संसार के व्यक्ति वहां पर नादानी कर बैठते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूड यानी क्या है? मूर्ख। कवि इस संसार को मूर्ख बताते हैं, कहते हैं कि फिर ये तो मूर्खता है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे,
कि भाई यही है, यत्न करके प्रयास कर करके इस संसार को जानने समझने की चेष्टा की, लेकिन कोई इसे जान नहीं पाया, तो फिर ये तो मूर्खता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। लेकिन कवि समझ गया है कि ये संसार तो मिथ्या है, ये संसार की बजाय तो अपन खुद को जानना ज्यादा जरूरी है। संसार तो स्वार्थी है। कैसा है? स्वार्थी है। कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, कि संसार से जो ज्ञान मैंने सीखा था उसी ज्ञान को मैं मेरे जो स्वयं का ज्ञान है उसको उसके ऊपर आरोपित करके मैं जो पुराना ज्ञान है, अर्थात मैं रोज नई कल्पनाओं से नए ज्ञान को इस संसार से सीखता हूं और उसे रोज मिटाता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं। इस लाइन को समझिएगा। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। समझना बात को, भाव गंभीर है। इस बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। कवि कह रहा है मैं और, देखो और यहां पर देख लीजिएगा कि बताओ अलंकार कौन सा होना चाहिए। जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो और, तो यहां पर अलंकार कौन सा हो गया? सर यमक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? यमक अलंकार हो गया। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, सर बना बना में कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश, जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कवि कह रहा है कि मैं और ये संसार, देखो एक तो और संसार, एक में और एक और क्या हो गया? एक और हो गया यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय। और जग, और यानी यहां पर क्या हो गया? दूसरा। और तो एक हो गया समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। और का तात्पर्य यहां पर हो गया दूसरा। और ध्यान रखना, मैं और जग और कहां का नाता, कि मैं अलग हूं और ये संसार अलग है, इस संसार का मेरे से कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे में कितने ही मेरी कल्पना से नए नए संसार का रोज निर्माण करता हूं और उससे, ध्यान रखना, उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं रोज नए संसार की कल्पना करता हूं और उनसे मैं संतुष्ट न होने पर उन्हें मिटा देता हूं और फिर नए संसार की कल्पना करता हूं, नए संसार का सर्जन करता हूं। फिर कह रहे हैं कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अरे ये संसार के लोग इस पृथ्वी पर लगे हैं, धन दौलत, इस गाड़ी बंगला, इन सब को जोड़ने में लगे हैं, वैभव को जोड़ने में लगे हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसे संसार को मैं मेरे पग से ठोकर मारता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, अरे ये संसार जो इस पृथ्वी पर महल बनाने लगा है, धन वैभव कमाने लगा है, बड़े बड़े गाड़ी बंगले सब चाहिए, तो फिर ऐसे संसार को, क्योंकि ऐसे संसार से मैं आत्मसंतुष्ट नहीं हूं, यह संसार मुझे अधूरा सा नजर आता है और इस संसार को मैं अपने पग से ठुकराता हूं, अपने पग से ठुकराता हूं। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निशावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूं। आगे बात समझ में। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, समझना बात को। कवि क्या कह रहा है कि मैं रोता हूं, मैं निज रोदन में, यानी निज यानी स्वयं, रोदन यानी रोने में, राग लिए फिरता हूं।
और फिर ध्यान रखना, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यहां अलंकार ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जहां विलोम पद आ जाए, एक तरफ तो वाणी शीतल है और एक तरफ उष्मा वाली आग है, तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर अलंकार कौन सा हो गया सर? विरोधाभास अलंकार हो गया। बात समझ में आ गई क्या? यहां पर अलंकार आपको ध्यान रखना है, विरोधाभास अलंकार ध्यान रखना है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हाँ विरोधाभास अलंकार है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइएगा, कवि और संसार एक ही है या फिर अलग अलग हैं? आप मुझे बताइए कि यहां पर जो कवि बात कर रहा है, कवि और संसार दोनों एक ही है या दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है? संसार अलग तरफ जाता है या फिर कवि अलग तरफ जाता है, ये बताइएगा। फिर आगे इसमें देखिएगा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, कि मेरे अंदर तो प्रेम की वेदना है तो मैं रोता हूं, और उसमें भी मैं राग लिए फिरता हूं, प्रेम का गीत लिए फिरता हूं। ध्यान रखना, प्रेम के गीत लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, लेकिन जो मेरे रोने से जो उष्मा है, जो मेरे रोने से जो उष्मा है, तो मेरी वाणी शीतल भी है। ध्यान रखना, वाणी मेरी शीतल है और उष्मा वाली भी है, मेरी वाणी शीतल भी है और उष्मा वाली भी है। कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? कवि कह रहा है कि मैं रोदन में, मेरे रोने में भी प्रेम का भाव छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। फिर भी उसमें क्या है कि मेरी वाणी कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। मेरी वाणी शीतल है, फिर भी उसमें फिर भी उसमें फिर भी उसमें प्रेम की वेदना का क्या है? प्रेम की वेदना का ताप है। फिर भी उसमें प्रेम की वेदना का ताप है। और फिर आगे क्या कहता है कवि? कवि कहता है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों यानी राजाओं, राजाओं और प्रसाद यानी क्या होता है? महल, और निछावर यानी होता है न्योछावर। तो यहां पर ध्यान रखना है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी जिन पर राजाओं के महल भी निछावर हो जाए, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूं। क्यों? क्योंकि कवि का जीवन, किसी उनकी प्रेमिका ने, प्रेयसी ने उनको छोड़ दिया है, तो उनका जीवन अधूरा ही रह गया है, कवि का जीवन खंडहर के समान रह गया है। लेकिन उस खंडहर के जीवन के सामने वो राजाओं के महलों को न्योछावर कर देते हैं, कि मेरा जो खंडहर जीवन है, मेरा जो अधूरा जीवन है, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, और उस पर मैं इन प्रसादों के महल भी न्योछावर करता हूं। वर्ग 2 वालों के लिए अभी कक्षा नहीं है, कल मैं वर्ग 2 की एक प्लानिंग बताऊंगा आपको क्या करना है। जो पात्र हो चुके हैं और जो 15 तारीख को परीक्षा देंगे, खुद को जानना संसार से कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि संसार को जानना तो आसान है, लेकिन खुद को जानना उससे भी कठिन है। बिल्कुल नुपुर जी, आप सही कह रहे हो। आगे देखिएगा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम की वेदना में इतना व्याकुल हूं, इतना व्याकुल हूं, मेरा जीवन खंडहर सा है, अधूरा है, मैं तो खुद को ही जानने की कोशिश में लगा हुआ हूं। ये संसार तो मुझे अपूर्ण सा नजर आता है, इस संसार को मैं रोज बनाकर रोज मिटाता हूं। फिर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अरे मैं प्रेम की वेदना से मैं रोया, तो ये संसार क्या कह रहा है? वाह वाह, गाना अच्छा गाया, अच्छा गाया। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना,
और कवि और ज्यादा वेदना से दुखी होकर टसक टसक करके रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, घुटनों में सिर रखकर रोने लगा। तो मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जैसे ही मैं तीव्र वेदना से बहुत तेज रोया तो ये संसार कह रहा है कि क्या बात है, क्या बात है, आप तो छंद बना रहे हो, कितनी शानदार कविता बना रहे हो, आप तो क्या काव्य पाठ कर रहे हो। कौन कह रहे हैं? बच्चन जी कह रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, कि बहुत अच्छी कविता का निर्माण कर रहे हो। अरे जो कविता आपको बहुत अच्छी लग रही है, आगे देखिएगा, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अरे मैं कवि नहीं हूं, ध्यान रखना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं तो प्रेम और वेदना के गीत गा रहा हूं, मैं कवि, ये संसार मुझे कवि क्यों मान रहा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अरे मैं तो दीवाना हूं, मैं तो इस संसार का दीवाना हूं। क्या हूं? दीवाना हूं। पुनः समझ लीजिएगा इसका भावार्थ क्या है। इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ तो इसे लोग क्या कहने लगे? गाना कहने लगे। और जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूं तो मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब संसार के लोग उसे छंद बनाना कहते हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं तो कवि नहीं हूं, अपितु मैं तो प्रेम दीवाना हूं। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मस्त रहता है। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मस्त रहता है। वर्ग 2 की मेंस की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ है और आप इसमें नंबर लिखे हैं, आप संपर्क कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों, में दुनिया का हूं एक नया दीवाना। आगे देखिएगा, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि क्या संदेश देना चाहता है? मस्ती का, प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, निःशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। निःशेष का अर्थ आप लिखिएगा संपूर्ण। निःशेष का अर्थ होता है संपूर्ण, जिसमें कुछ भी न बचा हो। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मादकता, मादकता क्या है? नशे की स्थिति है। मादकता क्या है? मादकता नशे की स्थिति है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं और उस नशे की स्थिति में जिसको सुनकर, उस प्रेम वाले गीत, उस मादकता वाले गीतों को सुनकर यह संसार जग झूम झुके लहराए, यह संसार उनको सुनकर के झूमता है, झुकता है, आनंद से लहराता है। क्यों? क्योंकि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। किसका संदेश लिए फिरता हूं? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। वर्ग 2 के मेंस की क्लास कब से लागू होगी सर? मेंस की क्लास, लाइव क्लास कल से, एप्लीकेशन पर कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी कल से। पुनः इसका इन धन्यवाद आप सुन लीजिएगा। कवि कहता है कि मैं संसार से प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूं, मैं जहां भी जाता हूं अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूं। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूं। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूं।
लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ करके समझ लेते हैं। अगला देखिएगा, ये देखिएगा, वर्ग 1 वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। ये फोन नंबर इस पे लिखे हैं। समाप्त हो गया, और भी है इसमें। चलिए विद्यार्थियों, ये पार्ट पूरा हो गया है और इस पार्ट के अपन प्रश्न देख लेते हैं। इस पार्ट के 2018 में दिया था, 113 नंबर आए थे वर्ग 2 में, शाबाश। बताइएगा, आत्म परिचय कविता के रचयिता का नाम बताइए, अथवा देखो इनकी एक और गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये भी इसमें आ गया, क्योंकि राजस्थान की जो पुस्तकें थी उसमें दोनों एक साथ आते थे। दिन जल्दी जल्दी, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। आत्म परिचय कविता के रचयिता का नाम बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद। नरेश राठौर जी ने एक आंसर दिया है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को छोड़ोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हो। आगे देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ बताइएगा। सर 1907 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? बंबई में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? बंबई में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। क्या आंसर बता रहे हो? सर डी आंसर, इलाहाबाद। बिल्कुल शाबाश। हरिवंश राय बच्चन ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? हरिवंश राय बच्चन ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? कोलकाता विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। पता है क्या किसी को? पीएचडी की उपाधि कहां से प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कहां से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्म परिचय कविता बच्चन के किस कविता संग्रह, यही प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्म परिचय कविता बच्चन के किस कविता संग्रह में संकलित है? बताइएगा। प्रारंभ में मैंने इसको पूछ लिया था, फिर भी एक बार आप आंसर दे दोगे तो बार बार आप आंसर दोगे तो फिर स्थायी हो जाएगा ज्ञान। बी आंसर आ रहा है, बी बी बी। बिल्कुल शाबाश। अच्छा सी बी आंसर आया है। मनीष कुशवाहा जी आप ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ए बी आंसर आ रहा है। आत्म परिचय कविता बच्चन के किस कविता संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण से। किससे ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक हैं? छायावाद के, हलावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के। हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक हैं? छायावाद के, हलावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के। प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के। बताइएगा किसके प्रवर्तक हैं। और हालावाद से तात्पर्य क्या है? प्रेम और मस्ती का काव्य है। हालावाद से तात्पर्य प्रेम और मस्ती का काव्य है। तो आप प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी बता रहे हो, हालावाद। क्या हो जाएगा? हालावाद हो जाएगा।
हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है, बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? 5 4 3 2, 5 4 3 2। सातवें का 5, ए भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, क्या बात है, 2 खंडों में। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सुमन जी, 4 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 खंडों में। और ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, ट्रिक आपको याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये देखो मैंने ट्रिक आपको बताई है। क्या फिर से दूर तक जाओगे, इसे याद करना है। क्या फिर से दूर तक जाओगे, तो क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। फिर से नीड का निर्माण, फिर से क्या से तो क्या, फिर से क्या हो गया, फिर से। और दूर से क्या हो गया, दूर, बसेरे से दूर। और तक से क्या हो गया, तक। तो क्या फिर से दूर तक जाओगे, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर से बसेरे से दूर। और 10 द्वार से सोपान तक। और क्रम ध्यान रखना बच्चों, आप क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ 4 बोला है, नहीं विकल्प में आंसर देना है। विकल्प में जहां पर 4 लिखा होगा वह सही आंसर माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4। हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं? रहस्यवादी भावना, प्रेम और मस्ती, प्रगतिवादी भावना, छायावादी भावना, बताइएगा। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होना है? हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं? रहस्यवादी भावना, प्रेम और मस्ती की भावना, प्रगतिवादी भावना, छायावादी भावना। हिंदी के बायरन कौन है? सर हिंदी के बायरन भी हरिवंश राय बच्चन है। हिंदी के बायरन हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप सही बता रहे हो सभी। 8वें प्रश्न का राइट विकल्प हो जाएगा 2, प्रेम और मस्ती के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर निम्नलिखित में से किस फारसी भाषा के कवि की रुबाइयों का प्रभाव है? हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर निम्नलिखित में से किस फारसी भाषा के कवि की रुबाइयों का प्रभाव है, बताइएगा। 9वें प्रश्न का मिर्जा गालिब की रुबाइयां, बहादुर शाह जफर, इकबाल, उमर खयाम। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? 9वें प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक तो कर दिया करो भाई, और अपने साथियों को शेयर किया करो, है ना, इस संख्या को बढ़ाइएगा थोड़ा। जिस तरह से झंडा भी वर्ग 2 में आपको पता है गाढ़ा है, और अभी तो अपनी शुरुआत है, जबरदस्त तरीके से अपन मेहनत करेंगे इन चीजों को लेकर के। तो बताइएगा, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर निम्नलिखित में से किस फारसी भाषा के कवि की रुबाइयों का प्रभाव है? उमर खयाम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। कवि किस प्रकार की शराब का पान किए करता है, बताइएगा। कवि किस प्रकार की शराब का पान किए करता है? इसने सुरा का, विदेशी शराब का, देसी शराब का, और भट्टी वाली शराब का। बताइएगा। तो 10वें का आंसर स्नेह रूपी शराब। कौन सी शराब? स्नेह रूपी शराब का पान किए करता है
कवि किस प्रकार की शराब का पान करता है? स्नेह रूपी। विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि सुख दुख को किस भाव से देखता है? कवि आज के बारे में बताएं। कवि सुख दुख को किस भाव से देखता है? कातर भाव से, दुख के भाव से, समभाव से, आनंद के भाव से? कवि सुख दुख को किस भाव से देखता है? क्या सुख दुख में दुखी हो जाता है? क्या समान भाव से देखता है? किससे देखता है बताइएगा इसका आंसर। सी सी आंसर आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल सही तरीके से आपने पढ़ा है इसको। आंसर आप बिल्कुल राइट दे रहे हो। बस ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर करना है सिलेक्शन के लिए। जो पढ़ा है, जो अपन ने यहां पर ग्रहण किया है, जो इन किया है, उसे पचा करके वापस आउटपुट में बदलना। और जब दोनों प्रक्रियाएं अच्छी हो गई तो फिर मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। समभाव से देखता है ना? क्या कहता है? सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है। कौन कवि को बाहर से हंसाकर अंदर से रुलाता है? कौन कवि को बाहर से हंसाकर अंदर से रुलाता है? घर की याद, मित्र की याद, पुत्र की याद, प्रेयसी की याद। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। बता दीजिएगा 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 12वें का राइट आंसर बता दीजिएगा क्या होगा? ये क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। दावेदार हो आप प्रबल। सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे अपन, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन छोड़ने वाले नहीं है। चाहे सीटें यदि 100 भी सीटें रहेगी ना, तो 100 सीटों में अपना ही प्रसम लहराना चाहिए उसमें। प्रेयसी की याद लिए फिरता है। किसकी याद लिए फिरता है? प्रेयसी की याद लिए फिरता है। कवि क्या भुलाना चाहता है? सीखा हुआ ज्ञान, बेवफा प्रेयसी, गद्दार मित्र, अपना परिवार। बताइएगा कवि क्या भुलाना चाहता है? कवि क्या भुलाना चाहता है? मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें उलझ गए आप। इसमें कितने एक भी आंसर दे रहे हैं और 2 भी आंसर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा उलझ गए। अरे पंक्ति को पढ़िएगा, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो बताइए कवि क्या भुलाना चाहता है? जो पहले जो ज्ञान सीखा था उसे भुलाना चाहता है। 13वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। कवि रोज क्या बना बनाकर मिटाता है? अपना नाम, अनगिनत जग, काव्य रचना, अपना लेख। अपना लेख बताइएगा क्या होना है, क्या होना है? क्या आंसर दे रहे हो भाई? कवि रोज क्या बना बनाकर मिटाता है? अनेक अनगिनत जग, अनगिनत संसार बनाकर के मिटाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा,
कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? बताइए। आग लिए फिरता है, विराग लिए फिरता है, राग लिए फिरता है, फाग लिए फिरता है। राग, राग क्या है? राग यहाँ तो वैसे क्या है, यहाँ संसार से, यहाँ राग यहाँ पर गीत से तात्पर्य, नहीं तो राग विराग की प्रवृत्ति आपको पता है ना विद्यार्थियों। राग विराग की प्रवृत्ति कहाँ देखने को मिलती है? राग और विराग, राग और विराग की यदि प्रवृत्ति की बात करें, राग और विराग की प्रवृत्ति की बात करें, राग क्या है? संसार से जुड़ाव है, संसार से जुड़ाव है, संसार से जुड़ाव राग है। विराग क्या है सर? विराग संसार से कटाव है, संसार से क्या है? कटाव है। और राग और विराग की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में अपन को देखने को मिलती है सिद्ध साहित्य में। कहाँ पर देखने को मिलती है? सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। इसीलिए सिद्ध साहित्य में आपको पता है कि संसार से जुड़ाव, संसार से जुड़ाव तो श्रृंगार हो गया, श्रृंगार और कटाव शांत हो गया। तो शांत और श्रृंगार रस कहाँ देखने को मिलते हैं? सिद्ध साहित्य में। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि क्या कह रहा है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। वेरी गुड। सिद्ध साहित्य में कवि किसका भार लिए फिरता है? घर बार का, कार्यालय का, जगजीवन का, आसपास का। कवि किसका भार लिए फिरता है? बताइए, कवि किसका भार लिए फिरता है? प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा? नुपुर जी सी बता रही है, एकता जी भी सी बता रही है। हाँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। क्या बात है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो जग रूपी जीवन, तो रूपी से अलंकार हो गया रूपक। कौन सा हो गया? रूपक अलंकार हो गया। 3 प्रकार का रूपक अलंकार होता है, आगे बात करेंगे उसकी। कवि कैसा वेश धारण किए फिरता है? दीवानों का, फकीरों का, महंतों का, संतों का। कवि कैसा वेश धारण किए फिरता है? दीवानों का, फकीरों का, महंतों का, संतों का। बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होना है? प्रश्न संख्या 17 का 1 बताया है। बिल्कुल, शाबाश। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निहसियस लिए फिरता हूं, तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा। आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? बताइएगा। कवि का संदेश क्या है? मस्ती, हंसी, सुधारवाद, निष्क्रियता। आत्मपरिचय कविता में कवि क्या संदेश देता है? मस्ती के साथ जीना चाहिए, हंसी के साथ सुधार करना चाहिए, या निष्क्रियता से? प्रेम और मस्ती का ध्यान रखना। किसका संदेश देना चाहता है? प्रेम व मस्ती का। तो 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1। भरत कुमार जी क्या कह रहे हो आप? हेलो सर, मैं भरत ध्रुव तितवाड़ा एमपी से, मेरा एग्जाम आज था। 123 नंबर आए हैं, आपके टेस्ट लिया था। देखो, टेस्ट सीरीज तो कमाल कर गई, टेस्ट सीरीज तो बच्चों इतनी कमाल कर गई, खुद बच्चे कह रहे हैं सर आपकी टेस्ट सीरीज से 90% पेपर बैठ गया। 90%, 85% से लेकर के 90%
केवल, और आप देखिएगा पैटर्न मैंने ऐसे पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज थी। कोई अनावश्यक कि सिलेबस से बाहर ये जाएगा वो जाएगा, अरे सिलेबस के बाहर तो हिंदी में इतना कुछ है पढ़ने को, इतना कुछ है कि पूरे साल पढ़ते रहो आप, तब भी हिंदी पूरी नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब क्या चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने, ना ही जो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उनको टेस्ट में भी नहीं दिया बिल्कुल भी, है ना। इसी वजह से तो भरत कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और तो 23 नंबर है आपके, और रोज आपने मेरी लाइव क्लास ली है, मैं आपका यहाँ कमेंट देखता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कवि क्या लिए नहीं फिरता है? निम्नलिखित में से कवि क्या लिए नहीं फिरता है? निज उर के उद्गार, चमन की बहार, निज उर के उपहार, स्वप्नों का संसार। ये प्रश्न में बताइएगा, इसका आंसर सही आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, और बिल्कुल मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी इसको समझ करके सही उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कवि क्या लिए नहीं फिरता है? नहीं को पकड़ो। भरत कुमार जी के कमेंट तो, यदि किसी दिन कक्षा भी लेट हो जाती थी और यदि कक्षा नहीं होती थी तो उस दिन भी पूरा जो कमेंट बॉक्स लिख करके भेजते थे ये, और ऐसे विद्यार्थी ही मतलब एक शिक्षक को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। निज उर के उद्गार भी लिए फिरता है, निज उर के उपहार लिए फिरता है, स्वप्नों का संसार लिए फिरता है, लेकिन चमन की बहार तो नसीब ही नहीं हुई, उसको कहां से लिए फिरेगा? इसका आंसर हो जाएगा 19वें का 2। कवि निम्नलिखित में से किसका उन्माद लिए फिरता है? कवि निम्नलिखित में से किसका उन्माद लिए फिरता है? बुढ़ापे का, बचपन का, यौवन का, प्रेम का। वर्ग 1 के लिए मैं अभी से जुट गया हूं प्रश्नों का संकलन करने में, अभी से ही। और जो भी मेरे विद्यार्थी हैं मैं उनसे स्पष्ट मना कर रहा हूं, कोई बुक आपको नहीं लेना है। निशा जी, यूट्यूब पे कक्षा डेली रहेगी, लेकिन गद्य पद्य पाठ्य पुस्तक को तैयार करना, डेली यूट्यूब पर लाना काफ़ी समय लग जाता है उसमें। और मेरे विद्यार्थियों से ऑफलाइन ऑनलाइन एक ही बात कहता हूं, कोई मैं आपका अनावश्यक खर्च नहीं करवाने वाला हूं। यदि आप में क्षमता है मेरे नोट्स को याद करने की, मैं जो आपको लिखाऊंगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और टेस्ट सीरीज तो इस बार ऐसी बना रहा हूं अभी से कि रामबाण साबित होगी किसी भी भर्ती में। किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। सर जी 88 नंबर हो जाए। आगे देखिएगा, भवसागर से, सर 88 नंबर में हो जाएगा क्या जनरल वालों का? ज्योति जी, अभी अपन उसकी बात ही नहीं कर सकते, ये तो पेपर बताएगा। पेपर सरल आ गया तो 95 कट ऑफ जाएगी, और पेपर कठिन आ गया तो फिर 80 नंबर भी जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भविष्य का वाणी करना इस पर उचित नहीं है, क्योंकि कितने नंबर जाना नहीं जाना वह एक पेपर की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस लेवल का पेपर आपसे पूछता है, उस पर निर्भर करता है। भवसागर से तरने को नाव कौन बनाता है? कवि, नाविक, नेता, संसार। भवसागर से तरने को नाव कौन बनाता है? कवि बनाता है, नाविक बनाता है, नेता बनाता है, संसार बनाता है। बताइएगा 21वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? और एक चीज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 10 मई 12 बजे तक ऑनलाइन कोर्स की फीस, यूं समझ लीजिएगा ऑफर चल रहा है अभी,
और फिर आप बाद में मेरे से कहोगे सर हम ले नहीं पाए, 11 मई से फीस वृद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों, क्योंकि पाठ्यक्रम इतना बड़ा है, इतने सारे पाठ्यक्रम को कवर करा पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। फिर भी मैं उसको पूरा कराऊंगा, पूरी पाठ्य पुस्तकों को यहाँ पर इस तरह से टाइपिंग करवा के पढ़ाना, तो मेहनत तो उसमें लगेगी सही, लेकिन अपनी मेहनत सफलता में बदले उसका मजा रहेगा। तो ध्यान रखिए भाई, ऑनलाइन कोर्स अभी चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। तो इसका सही आंसर हो गया, भवसागर तरने को नाव कौन बनाता है? संसार। निम्न में से किसे जानने के सभी यत्न असफल हो गए? निम्न में से किसे जानने के सभी यत्न असफल हो गए? सत्य, हिंसा, जीवन, धर्म। 22वें प्रश्न का आंसर क्या होना है? 22वें का बताइए, 22वें का। बाईसवें का सी। निम्न में से किसी जानने के सभी यत्न, शब्द पकड़ो, यत्न। कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाई जहां पर दाना। अब बताओ ज्योति जी, कितने नंबर आए आपके? एग्जाम तो हो गया आपका। पंक्तियों के अनुसार कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने जाना, नादान वही ये हाई जहां पर दाना। इस संसार के सत्य को जानकर जानने के लिए सभी ने यत्न किया, लेकिन सत्य को कोई जान नहीं पाया। कर यत्न मिटे पर सत्य किसी ने जाना, नादान वही ये हाय जहां पर जाना दाना। जिसको जहां पर स्वार्थ मिल जाए वही वो नादानी कर बैठता है। तो बताइएगा, इसका आंसर में आप गलती कर गए। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बिल्कुल, रुक्मणी जी अहिरवार जी कह रहे हैं आपकी कृपा से, मेरी कृपा नहीं है, मेरे विद्यार्थियों की मेहनत है, और मेहनत रंग लाती है। कवि शीतल वाणी में क्या लिए फिरता है? कवि शीतल वाणी में क्या लिए फिरता है? राग, आग, विचार, भाव। कवि शीतल वाणी में क्या लिए फिरता है? इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थी जुड़े थे, आज जितनों का पेपर हुआ है, सौभाग्य समझिएगा कि एक का भी ऐसा मैसेज या फोन नहीं आया कि सर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूं। सबके सभी क्वालिफाई हो गए, चाहे वह मेरे से लास्ट में 20 दिन के लिए भी जुड़ा था, तब भी क्वालिफाई हो गया। शीतल वाणी में आग लिए फिरता है कवि, और शीतल वाणी में आग, यहां मैंने आपको बताया था अलंकार कौन सा? विरोधाभास। विरोधाभास। शब्द शक्ति को इतना खतरनाक तरीके से मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा रखा है विद्यार्थियों। बच्चे कह रहे थे सर आपने इतने डीपली पढ़ा दिया, प्रश्न पूरे ऊपर से पूछ लिए, है ना। और काव्य शास्त्र, एक चीज ध्यान रखना, वर्ग 2 का ये पेपर को देख करके अनुमान मत लगाना। और अभी क्वालिफाई हो गए, अच्छी बात है, आज खुश हो लीजिए, कल से प्लानिंग के साथ वापस जुड़ जाना है, क्योंकि क्वालिफाई होना सफलता नहीं है। हालांकि आपने सेमीफाइनल जीत लिया, इसकी शुभकामनाएं मैं देता हूं, लेकिन ट्रॉफी कौन उठाएगा उसके लिए तो इस समय में मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। कवि के फूट पड़ने को लोग क्या कहते हैं? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। रुकमणी जी, आपको वर्तिका क्लासेस
वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, और यदि समस्या आए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 88 89 89 88 48। तो इसका सही आंसर आप दे ही रहे हो। कृष्ण मुरारी सुमन सर जी, मैं एमडी मिशन कॉलेज कोटा से बीएसटीसी कर रहा हूं। आपकी आवाज से मोटिवेशन मिलता है। शिक्षा नगरी कोटा से आप जुड़े हो, गुना से आपका स्वागत है। कवि संसार से अपने आप को क्या कहलवाना चाहता है? बताइए, कवि इस संसार से अपने आप को क्या कहलवाना चाहता है? प्रेमी, कवि, साहित्यकार, दीवाना। हम्म। 88 नंबर आए, अच्छी बात है। बताइएगा, डी आंसर बता रहे हैं। कवि संसार से अपने आप को क्या कहलवाना चाहता है? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। शाबाश, शाबाश विद्यार्थियों। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? मस्ती का, धर्म का, मूल्यों का, प्रेम का? कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? बताइएगा। मस्ती का, धर्म का, मूल्यों का, प्रेम का? कैसा संदेश लिए फिरता है? कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? इसमें भी गड़बड़ कर सकते हो, ध्यान पूर्वक उत्तर देना है। अभी चयन भर्ती परीक्षा में हिंदी साहित्य भर भर के आएगा, क्योंकि पेपर एक ही होना है। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? हिंदी साहित्य इतिहास से नहीं पूछा, लेकिन काव्य शास्त्र से ज्यादा पूछ लिया। अभी वर्ग एक में आपको पता है काव्य शास्त्र से बहुत कम पूछा गया था, साहित्य ज्यादा पूछा था। देखो बच्चों, कहीं से कुछ भी पूछे, पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना है। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? मस्ती का, मस्ती का संदेश लिए फिरता है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्रेष्ठ, उपमा, रूपक। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा और रूपक। बताइएगा कौन सा है? ट्वेंटी 27 का आंसर बताइएगा, 27। कुल निधि जी ने आंसर दिया है डी, रूपक। डी डी डी, शाबाश विद्यार्थियों। 700 रुपी कितने तार? दो तार। 700 रुपी दो तार लिए फिरता है। चलिए, आज का ये सेशन समाप्त तो होता है। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन करना चाहो तो देखिएगा, न्यू बैच प्रारंभ है। और काव्य क्लासेस की टीम बहुत जबरदस्त है। ये रहा, कोई विद्यार्थी एप्लीकेशन की पूछ रहा था, वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिखना है, स्वतः ही ओटीपी सबमिट हो जाएगी, फिर आप कोर्स चेक कर सकते हो। अंदर अंदर आप जाकर के कोर्स चेक कर सकते हो, पूरा ये इसमें फीचर्स हैं। ये अपना बैच चल रहा है और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए विद्यार्थियों, कल मिलते हैं इसी समय 9 बजे, जुड़ना न भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।
नमस्कार।